स्पेशल एपिसोड। मैं हूँ रूहान नदीम और इस 2 पार्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एचपीएल पीएसएल सीजन 8 के स्क्वाड्स। इन डेप्थ बात करेंगे अबाउट द पिक्स, ईच टीम की स्ट्रेंथ, ईच टीम की वीकनेस और ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय नन other than Mazhar Arshad, all the way from South Africa. Mazhar, thank you so much for taking the time out. It's always so much fun discussing PSL with you, working with you, and gaining all that in-depth number knowledge. मुझे बताएं कि अभी इस साल जो है ड्राफ्ट भी अभी हमने देखा, each team looks really strong on paper. ओवरऑल बिफोर वी गेट इनटू ईच टीम सेपरेटली, ओवरऑल अगर आप बात करें स्पेशली जो नए प्लेयर्स जिन्होंने साइन अप किया था इस साल ड्राफ्ट का हिस्सा बनने के लिए, द पीएसएल 8 कंटिन्यूज टू बिकम अ बिगर एंड बिगर ब्रांड विद ईच पासिंग ईयर। बिल्कुल रोहा, और एक तो ये है कि फर्स्ट टाइम जो है, आई मीन सिंस कोविड, 4 वेन्यूज के ऊपर जो है पाकिस्तान में पीएसएल पहले 2020 में हुई थी, तो लेकिन हमें पता है कि कोविड की वजह से रुक गई। तो अब होपफुली कोई इस तरह के इश्यूज जो है वो नहीं होंगे। और एक तो ये है कि क्राउड जो है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर हो रहा है। और फिर जिस तरह आपने बात की कि पीएसएल में जो टैलेंट पूल है, जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, वो बहुत जबरदस्त है, हमेशा से ही ऐसा रहा है। अभी भी आप देखें, राशिद खान होंगे, टिम डेविड होंगे, डेविड मिलर होंगे, रायली रूसो, तो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो आएंगे लीग में। और ड्राफ्ट जो सिस्टम होता है, जो कि पीएसएल 2016 से चल रहा है, उसका मकसद ही ये होता है ताकि तमाम टीम को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना एक बैलेंस स्क्वाड बनाए। तो इस बार भी जो है वो जो तमाम टीम्स हैं, 6 टीम्स जो हैं, वो काफी बैलेंस नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी हम हर टीम के बारे में मजर इन डेप्थ थोड़ी बात करेंगे। तो पहले एपिसोड में जो है हम 3 टीम्स डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम बाकी की 3 टीम्स। सो इस एपिसोड में वी विल बी डिस्कसिंग कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन डेप्थ। वी विल बी लुकिंग एट ईच स्क्वाड एंड ओवरऑल उनकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लग रही हैं, स्टार्टिंग विद कराची किंग्स। नाउ मजर, एक तो जो बहुत एविडेंट एक चेंज है कराची किंग्स में, we don't even need to look left or right. It's the first name that pops up. Babar Azam is no longer part of the squad. उन्होंने रिलीज किया, ट्रेड कर लिया। इमाद वसीम is back as captain. पहले तो ये बताएं कि how do you see this major change? Do you think कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा for कराची किंग्स, या do you think कि ये used to है playing, of course इमाद वसीम उनका एक काफी देर तक उनके कैप्टन रहे हुए हैं, despite so many captains that have been changed over the years. Karachi Kings ke Imad Wasim is back leading the squad and there is no Babar Azam. देखिए रोहा, सबसे पहले इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम कराची किंग्स की बैकबोन थे, और उन्होंने जितने रन्स किए पिछले सीजन में, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन हर जो टीम होती है वो वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजीज को जरा थोड़ा सा देखती है कि हमें क्या जो है वो डिफरेंट करना है। तो आई थिंक कि इस बार अगर आप देखें, अगर कराची किंग्स को, इवन दो कि बाबर आजम नहीं होंगे, लेकिन जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं, अगर आप टॉप ऑर्डर कॉम्बिनेशन देखें, जिसमें शर्जील खान होंगे, हैदर अली होंगे, जेम्स विंस होंगे, और फिर यंग जो आपका इमर्जिंग टैलेंट है, जो आपके जो यंग प्लेयर्स हैं, उनमें से तैयब ताहिर जो हैं वो इनका बैकअप हो सकते हैं। तो आई थिंक कि कराची जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। जो आपने इमाद वसीम की बात की, कराची किंग्स एक ही बार पीएसएल जीता है, और उस सीजन में जो कैप्टन थे वो इमाद वसीम थे। और इमाद वसीम की अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखें, वो सीपीएल में हो या बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हो, उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों फॉर्म जो है वो अच्छी चल रही है। तो आई थिंक के कराची ने जो थोड़ा सा अपना जो टीम को रीवैम्प की है, तो वो पहले से जो है वो बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टाइम अच्छा सीजन नहीं गया था उनका, 9 मैचेस वो हार गए। और बाबर आजम को भी काफी तनकीद इसके ऊपर उठानी पड़ी थी एज कैप्टन। तो इस बार आपको क्या लगता है कि ये जो लास्ट सीजन का उनका एक मिस फॉर्च्यून चल रहा था, डू यू थिंक इस बार वो उसको रिवर्स कर पाएंगे? बिल्कुल, आई थिंक जो टीम को रीवैम्प करने का उनका मकसद ही ये है कि जब आप डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएं। आप अगर बॉलिंग में भी देखें तो इमरान ताहिर की फॉर्म के अंदर एक एक्सपीरियंस्ड लेग स्पिनर रेस शम्सी हैं, जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, फिर उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो यंग जो है फैसल अकरम है। और फिर उसके बाद फास्ट आप देखें तो कुछ ओवरसीज ऑप्शंस हैं, जेम्स फुलर का भी 100 बहुत अच्छा गया था, डेथ ओवर्स अच्छा इकोनॉमी है। अभी साउथ अफ्रीका लीग में परफॉर्मेंस नहीं गई, बट ही इज अ वेरी गुड बॉलर। एंड
ही ऑल्सो एड्स डेप्थ एज ए पावर हिटर, वो एंड पे आके हिटिंग भी कर देते हैं। आमिर की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, अगर आप उनको रिसेंटली देखें सीपीएल में, ही वाज कंसिस्टेंटली बॉलिंग एट 140, पावर प्ले में तो वो रन कंसीड ही नहीं करते थे। तो आई थिंक कराची किंग्स की जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज है उनकी बॉलिंग में, उनके पास दो बहुत अच्छे पावर प्ले के बॉलर्स हैं, मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम। Mazhar, what do you make of someone like Shoaib Malik being in the squad? किस हद तक वो स्ट्रेंथन करते हैं एक स्क्वाड को एज एन ऑलराउंडर? जाहिर है उनकी एब्सेंस जो थी वर्ल्ड कप में उसके ऊपर काफी बात हुई थी। क्या सोच रहे थे कराची किंग्स के जो मैनेजमेंट थी कीपिंग शोएब मलिक इन देयर प्लान्स? देखिए वर्ल्ड कप में तो आई थिंक इस वजह से एक फैक्टर था कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था। अगर वर्ल्ड कप ये जो भी T20 वर्ल्ड कप हुआ, अगर ये भी किसी एशियन कंडीशंस में होता तो आई थिंक ये शोएब वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। और या पाकिस्तान में नहीं है, और यहाँ के जो कंडीशंस हैं उनके तो मतलब कि जितना अच्छा शोएब मलिक इन कंडीशंस में खेलते हैं, और अभी इस एज में भी जाके अगर आप देखें तो वो काफी अच्छी पावर हिटिंग भी कर रहे हैं। लास्ट पीएसएल भी उनका अच्छा गया, और जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भी वो उनकी ठीक परफॉर्मेंस है। फिर एक इतना एक्सपीरियंस जो ब्रेन है वो अगर आपके कैंप के अंदर हो तो आपके बाकी प्लेयर्स को जो है काफी हेल्प होती है, आपके कैप्टन को जो है वो काफी हेल्प होती है। और शुएब का एक हमने यहाँ पे इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बात की थी कि अगर आप मेरा एज जो है वो निकाल दें, जो कि लोग, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो उनकी एज के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने कहा था अगर आप मेरा एज फैक्टर निकाल दें तो मैं आज भी उतना ही फिट हूँ जो कि कोई एक यंगस्टर होता है। तो उनकी फिटनेस के ऊपर किसी को शक नहीं है, एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक कराची के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। Experience is the word that you would associate with Shoaib Malik, but you're right, they do have a good they do have some good batting options. James Vince भी हैं ऊपर, तो I think ये overall मजहर आपको लगता है कि ये एक balanced squad है, या do you think उनकी कोई एक आधी weakness है कराची किंग्स की that might hurt them in the tournament? देखिए रोहा, वीकनेस हर टीम की होगी, आप 6 टीम्स ले लें, कोई एक ऐसा वीक एरिया होगा जो कि आप उसको नहीं कवर पाते। बट आई थिंक स्टिल अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखें, स्पिनर्स अच्छे हैं इनके पास, इमरान ताहिर, तबरेज शमसी, फैसल अकरम, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अच्छे हैं, एंड्रयू टाई, जेम्स फुलर, मूसा खान को लिया अभी जो एक सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हुआ था, फैसल अकरम यंग है, फिर कासिम अकरम की फॉर्म में फ्यूचर स्टार पाकिस्तान के जो हैं वो इस टीम के अंदर हैं। शर्जील हैदर की फॉर्म में आपके पास अग्रेसिव बैटर्स हैं। एक जो तैयब है ताहिर का भी एक नाम है जो कि काफी देर से सुनने में आ रहा था, it would be great to see him perform as well. जी, तैयब ताहिर जो हैं वो रिसेंटली वनडे कॉम्पिटिशन हो, T20 कॉम्पिटिशन हो, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। Yeah. उनको लेने का जो मकसद था वो ये था कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छी है, ओपन भी कर सकते हैं और 3-4 के ऊपर भी खेल सकते हैं। तो एक इस तरह का प्लेयर चाहिए था। जो आपने बात की थी वीकनेस की, देखें इस टाइम जो दुनिया में जो सबसे क्रिकेट के अंदर जो सबसे जो रेयर चीज है ना, वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स होते हैं जो कि 145 150 के ऊपर बॉलिंग कर सकें। ये हर कंट्री के अंदर जो है वो सिर्फ जो है ना वो 5-6 ज्यादा नहीं होते जो कि अच्छा परफॉर्म भी करते हो। मतलब मैं सिर्फ रॉ टैलेंट की बात नहीं कर रहा। तो वो जो 5-6 टैलेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो टीम्स के पास रिटेन्ड है। जिस तरह लाहौर ने हारिस को और शाहीन को रिटेन किया हुआ है, कोयटा ने हसनैन को और नसीम को किया हुआ है। तो ये जो है ना, आई थिंक कुछ टीम सिर्फ फास्ट बॉलिंग का एक इशू हो सकता है। वो किसी, मैं सिर्फ किसी एक टीम का नहीं कह रहा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स को जो है वो ये इशू होगा। राइट मजहर, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टीम, वीक बॉलिंग की आप बात कर रहे थे, तो ये जो हमारी अगली टीम है पेशावर ज़ल्मी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर आप नजर डालें तो इनकी बॉलिंग जो है वो खास कोई स्पेशली इनकी फास्ट बॉलिंग जो है मजहर बहुत सॉलिड नजर नहीं आ रही है। What do you have to say about the squad overall? Before we talk about, of course, Babar Azam, the captain, पहले हम जरा बॉलिंग और बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी के। देखिए रोहा, पेशावर एक ऐसी टीम है हु हैव ऑलवेज पंच्ड अबव देयर वेट। इनका जितना मर्जी जो है वो Yeah. वीक स्क्वाड वीकनेसेस हो, इन्होंने हमेशा जो है वो पीएसएल के टूर्नामेंट में आके सरप्राइज किया है। जितने भी पीएसएल हुए हैं टॉप 4 में जो है इन्होंने फिनिश किया है और कई फाइनल्स भी खेले हैं। लेकिन ये है कि वो उसको फिनिश नहीं कर पाए अभी तक। सिर्फ एक ही है वो इवेंट जीते हैं जो कि 2017 में था। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया शुरू में कि जिस तरह हमने फास्ट बॉलिंग की बात की, तो पेशावर का भी फास्ट बॉलिंग का इशू नजर आ रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, वहाब रियाज जो है वो मिनिस्टर भी बन गए हैं, तो ये ना हो कि वो नाराज हो जाए। लेकिन आई आई थिंक थिंक वो वहाब, बहुत सपोर्ट करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। आप बात करें, हम जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं स्क्वाड के बारे में।
देखें, एक तो ये है कि वहाब रियाज का एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी 400 विकेट्स भी अभी हो गई हैं नो T20 डाउट। क्रिकेट। तो उनके अलावा जो है ना, मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है। आई नो कि सलमान इरशाद हैं, अरशद इकबाल भी होंगे, एक ओवरसीज प्लेयर जो इंग्लैंड के हैं रिचर्ड ग्लीसन, उनको भी ये लेकर आए हैं। लेकिन वो भी आई थिंक शायद फुली अवेलेबल ना हो। तो मुझे पेशावर की जो है ना, वो फास्ट बॉलिंग का एक थोड़ा सा आप कह लेंगे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। मजर जिमी नीशम इज पार्ट ऑफ पीएसएल दिस ईयर, इज पार्ट ऑफ द ज़ल्मी स्क्वाड। उनका भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है वैसे ओवरऑल लीग्स में, वो हमें नजर आते रहते हैं। तो डोंट यू थिंक ही विल ऐड सम सॉर्ट ऑफ एन एक्स फैक्टर इन द स्क्वाड? बिल्कुल, आई थिंक जिमी निशम एज ए बैट्समैन बहुत यूजफुल होंगे पेशावर या ज़ल्मी के लिए। हम जो है साउथ अफ्रीका लीग में भी खेल रहे हैं, उनकी ठीक परफॉर्मेंसेस जा रही हैं। थोड़ा नीचे आके बैटिंग करते हैं तो ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। आई होप कि पेशावर उनको एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह ट्रीट करेगा, सिर्फ 5-6 बैट्समैन के लिए आप उनको ना ट्रीट करें। तो आई थिंक के जिमी निशम नो डाउट एक एक उनकी एक जो है वो अच्छी ऑप्शन है। टॉप ऑर्डर जो है वो बड़ा जो हम एक बात करते हैं ना, एक आइडियल जो एक पेयर होना चाहिए कि एक ऐसा बैट्समैन हो स्ट्राइक को रोटेट जो स्ट्राइक को रोटेट करे, लंबी इनिंग्स खेले, वो बाबर आजम की फॉर्म में उनके पास है। और साथ एक अग्रेसिव बैट्समैन होना चाहिए जो कि मोहम्मद हारिस। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद हारिस और बाबर आजम जो है वो ओपन करेंगे। हारिस का हमें पता भी, वर्ल्ड कप में उन्होंने काफी अग्रेसिव स्टार्ट दिए थे पाकिस्तान को। देन टॉम कॉलर कैडमोर, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इंग्लैंड की तरफ से जो है, इंग्लैंड के प्लेयर है और आई थिंक काफी अच्छी पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। तो कराची का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो काफी सॉर्टेड नजर आ रहा है। देन रॉबमन पॉवल है जो कि अभी जबरदस्त फॉर्म में है। अभी वेस्ट इंडीज में भी जो टूर्नामेंट्स हुई हैं उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। फुली अवेलेबल शायद ना हो, वेस्ट इंडीज का कमिटमेंट्स होंगी, लेकिन जब वो होंगे। रिचर्ड ग्लीसन है ना उनकी जगह पे जो पिक किया है ज़ल्मी ने। जी, लेकिन जो ग्लीसन है वो फास्ट बॉलर है, तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा उनको जो है कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा जब पावल जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। राइट, ठीक है। अभी हम बॉलिंग की बात भी कर ली है, बैटिंग उनकी नो डाउट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सॉलिड लग रही है, स्पेशली विद मोहम्मद हारिस देयर। क्विकली लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टन। बाबर आजम के ऊपर एक नया चैलेंज है। लास्ट ईयर भी वो एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजरे थे विद कराची किंग्स। दिस ईयर ऑफ कोर्स ही इज लीडिंग अ न्यू साइड। तो बहुत, मुझे तो बहुत विजुअली ये बड़ा एक प्लीजिंग लग रहा है टू सी बाबर आजम इन दैट येलो जर्सी पार्ट ऑफ द ज़ल्मी स्क्वाड। फाइनली एक रिफ्रेशिंग चेंज आया है उनके लिए भी पीएसएल में। तो क्या लगता है सबसे बड़ा क्या चैलेंज होगा बाबर आजम के लिए विद दिस पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड? देखिए रोहा, बाबर की बैटिंग के ऊपर तो किसी को डाउट नहीं है। जो हम बातें करते थे कि पाकिस्तान के लिए शायद उनको जो है वो एक जो मुश्किल आ रही थी वो ये आ रही थी कि बाबर का रोल डिफरेंट था। वो एक किस्म का अग्रेसर का रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि रिजवान करते थे तो बाबर ज्यादा चांस लेते थे। पिशावर जलमी में वो चीज नहीं होगी। पिशावर जलमी में आई थिंक टीकेसी यानी कि टॉम कलर कैटमोर या हारिस वो अग्रेसर्स होंगे और बाबर जो है वो इनिंग्स को एंकर करेंगे, विच मीन्स की जो उनकी एक नेचुरल गेम है लंबी इनिंग्स खेलना, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो चैलेंज होगा जो आपने बात की उनका कैप्टनसी का ही होगा, क्योंकि ऐसे कैप्टन जो है वो बाबर आजम के ऊपर कुछ इस तरह की मतलब के कई इस तरह के डिसीजन था, जिस तरह के इंडिया के अगेंस्ट फोर्थ फास्ट बॉलर को ना खिलाना, या पास्ट में जो है वो जब वो कराची किंग्स के लिए भी खेलते थे तो कुछ ऐसे डिसीजन थे रिलेटेड टू देयर बैटिंग कॉम्बिनेशन जो कि इतना जो है इंप्रेसिव नहीं थे। तो आई थिंक वो चैलेंज होगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पेशावर के पास जो है ना वो जो उनके बाकी जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह वहाब रियाज हो गए, वो भी पहले कैप्टन रह चुके हैं, वो एक डिफरेंट माइंडसेट के हैं। तो वो आई थिंक एक जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ हो सकता है कि बाबर आजम हमें नजर आए। एंड देन जो डेरिन समी का इन्फ्लुएंस है इस फ्रेंचाइज के ऊपर, वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बाबर आजम हारिस या किसी और ओपनर के साथ जो है वो इस टूर्नामेंट में कैसे खेलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम जिसके ऊपर हम बात करेंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दे हैव बीन वेरी इंप्रेसिव राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पीएसएल, लेकिन मजर उनके साथ भी थोड़ा सा पिछले कुछ सीजन से जो है वो एक बैड लक चल रहा है, वेदर इट्स देयर combination or their captaincy, some people say, but they haven't been able to fire ever since they won the trophy in 2019. Quetta Gladiators, despite having some very good names by the way, काफी स्टार प्लेयर्स उनके पास हैं, काफी ऐसे नाम हैं जो कि सामने आते हैं जिनकी वजह से एक डेंजरस उनका फैक्टर बन सकता है। नसीम शाह है, ऑफ कोर्स इफ्तिखार अहमद हैं, सरफराज की खुद अच्छी अब फॉर्म चल रही है, सो ही मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट मजर गोइंग इनटू दिस पीएसएल एज द कैप्टन। लास्ट सीजन जो है उन पे काफी बातचीत हो रही थी
बल्कि पिछले 2-3 सीजन से ही ये बात हो रही है कि क्या फ्यूचर है सरफराज अहमद का एज पार्ट ऑफ द ग्लैडिएटर स्क्वाड। लेकिन बार बार उनको कैप्टन रीइंस्टेट करके जो फ्रेंचाइज है वो भी ये दिखा रही है कि वी आर बैकिंग हिम to continue leading the gladiators. So first of all, let's talk about this thing कि सरफराज का इस बार कितना डिफरेंट अप्रोच होगा एज कैप्टन, क्योंकि जाहिर है ही इज coming into this season on the back of a great series in Test cricket. What do you think of this, Mazhar? देखिए रोहा, कोयटा जो है ना वो एक ऐसी टीम है जिन्होंने हमेशा से स्पिन बॉलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई किया है। उनका हमेशा से फोकस रहा है स्पिन बॉलिंग के ऊपर। आप शुरू से देख लीजिए, मोहम्मद नवाज उनके साथ थ्रू आउट है, और फिर बाद में भी जो उनके नए जो दूसरे प्लेयर्स आते थे, द लाइक्स ऑफ फवाद अहमद हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। तो 2019 तक जो पीएसएल है वो मोस्टली जो है यूएई में होती थी। तो यूएई में जो है ना वो बॉल जो है टर्न होता था, स्पिनर्स के लिए काफी यूजफुल कंडीशंस होती थी, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे वो। 2019 के बाद अगर आप ऑनवर्ड देखें तो उनका रिकॉर्ड इतना इंप्रेसिव नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके बाद मोस्टली जो पीएसएल है वो पाकिस्तान में हुई है। सिर्फ एक अबू धाबी की लेग थी कोविड वाली, उसके अलावा सारे मैच पाकिस्तान में हुए हैं। तो यहाँ पे स्पिनर्स जो हैं वो उतना यूजफुल नहीं होते जितना कि आप कह लेंगे यूएई में थे। देन लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा नवाज जो है अवेलेबल नहीं थे, उनको फिटनेस के इश्यूज थे, तो उस चीज ने भी जो है वो क्वेटा को थोड़ा सा अफेक्ट किया। लेकिन अब क्योंकि जो नवाज हैं वो आई थिंक के फुली अवेलेबल होंगे, और फिर उसके बाद वनिंदु हसरंग हैं। शुरू में तो कुछ कहा जा रहा था शायद वो जो है फुली अवेलेबल नहीं होंगे, बट आई थिंक अगर वो फुली अवेलेबल ना भी हों, अगर वो कुछ मैचेस भी खेल लें, तो कोयटा की जो स्ट्रेटजी है कि स्पिन बॉलर्स के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को बनाना, उसमें आई थिंक वो काफी कामयाब होंगे। एंड देन पाकिस्तान के जो दो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ शाह एंड मोहम्मद हसनैन, वो भी जो है इनकी टीम का हिस्सा है। तो आई थिंक इनकी जो बॉलिंग है ना वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। बिल्कुल, बॉलिंग भी स्ट्रांग नजर आ रही है, बैटिंग में भी जैसे हमने देखा इफ्तिखार अहमद हैं, देन ऑफ कोर्स जेसन रॉय हैं जो कि पार्शियली अवेलेबल हैं, बट उनका नाम ही जो है वो काफी है इन एनी T20 साइड। एंड देन ऑफ कोर्स उमर अकमल इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड। उमर अकमल का क्या रोल होगा मजर? डू यू थिंक ही विल बी प्लेइंग नंबर ऑफ मैचेस फॉर द ग्लैडिएटर्स, और किस रोल में उनको हम देखेंगे इस साल? देखिए कोयटा का जो टॉप ऑर्डर है वो तो बहुत स्ट्रांग है। जेसन रॉय जब पिछले साल भी आए थे तो उन्होंने आते साथ सेंचुरी कर दी थी। या इसी तरह अभी जेसन रॉय की फॉर्म भी वापस आ गई है। अभी कल ही जो है उन्होंने वनडे इंटरनेशनल, आई नो के डिफरेंट फॉर्मेट है, बट उन्होंने उसमें जो है सेंचुरी की है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फिर विल स्मिथ जो है वो एक राइजिंग स्टार है और वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बहुत यंग एज के अंदर। तो आई थिंक और अगर रॉय की जो आपने बात की कि वो पार्शली अवेलेबल है या फुली अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो जो कुछ मैचेस हैं जिनमें वो अवेलेबल नहीं होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट है विल जैक्स। नाउ विल जैक्स इज अनदर राइजिंग स्टार, और यस, इस टाइम अभी साउथ अफ्रीका लीग में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। अभी पाकिस्तान में भी रिसेंटली, तो उसमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो ये है कि उनका टॉप ऑर्डर जो है वो काफी सॉलिड है। अच्छा पिक था फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, नो डाउट। कोयटा को जो इशू आएगा वो उनका मिडल ऑर्डर और उसके बाद फिनिशर्स हैं, वो थोड़ा सा उनका वन डायमेंशनल है। या इफ्तिखार अगर नीचे आके बैटिंग करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, ऊपर आएंगे तो अगेन ही इज नॉट समबडी लाइक आप लेट्स से के टिम डेविड या खुशदिल शाह, जो कि आपको एक बिल्कुल जो है वो डिफरेंट किस्म के आखिरी 5 ओवर्स दे सके। अच्छी फॉर्म में है, ये उनकी अच्छी बात है। तो आई थिंक पावर हिटिंग में जो है ना इशू हो सकता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन उमर अकमल। ना उमर अकमल इज ए ग्रेट टैलेंट, किसी को इसमें शक नहीं है, बट क्या जो है वो इतनी बड़ी लीग पे अभी उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो कितनी खास नहीं है, फिटनेस का भी कुछ पता नहीं है। तो वो जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उमर अकमल के ऊपर। तो अगर कोयटा ने आखिरी ओवर्स में अच्छा करना है तो उमर अकमल का परफॉर्म करना जो है वो बड़ा जरूरी होगा कोयटा के लिए। उमर अकमल जो है वो नेवर आउट ऑफ द डिस्कशन। उनकी तो उनका नाम ही आप पढ़ लेना तो वो एक अलग से एक उसकी डिस्कशन बन जाती है। अहमद एक और शहजाद के भी रोहन बहुत के फैंस हैं जी। और जो कि इस पीएसएल में काफी लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं वो हैं ऑडिंस। जमैका से इनका ताल्लुक है, वेस्ट इंडीज के लिए भी खेल चुके हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलर थोड़े से रन कंसीड कर देते हैं, बट इनकी जो पावर हिटिंग है वो अभी तक जो है आई थिंक शायद उनका पोटेंशियल दुनिया ने देखा नहीं है, तो उनको बहुत नीचे जो है वो मौका मिलता है। तो वो जो पावर हिटिंग की बात कर रहा था, अगर ऑडिन स्मिथ को ये थोड़ा सा ऊपर भेजें तो ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि कोयटा के लिए काफी इंप्रेसिव परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगेन एक इशू इनके साथ भी है कि ही माइट नॉट बी फुली अवेलेबल। राइट, मजर मार्टिन कप्टिल भी हैं पार्ट, उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, डू यू थिंक?
रोहा, मार्टिन गप्टिल का सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई इतना कभी भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। उनका एशिया में जो स्ट्राइक रेट है वो 110 का है। और फिर अगर आप ऐड करते हैं दैट माइट हेल्प क्वेटा। जी, लेकिन अगर देखिए, अगर तो आप जेसन रॉय के साथ खेल रहे हैं और विल स्मीथ के साथ खेल रहे हैं, फिर नीचे आपके पास जो है वो हसरंगा भी होंगे, तो आई थिंक इतने ओवरसीज प्लेयर्स खिलाना जो है वो एक इशू हो सकता है। ऑर्डिन स्मिथ भी है, तो गप्टिल नंबर 3, अगर वो नंबर 3 पे आते हैं तो उनकी जो बाकी के जो टैलेंट है, जिस तरह अब्दुल वाहिद बंदल, उनको भी आई थिंक ये कहीं ना कहीं अपने मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। एहसान अली भी हैं, इफ्तिखार भी हैं, तो वो गप्टिल का मुझे बैटिंग ऑर्डर जो है वो समझ नहीं आ रहा। Right, this is the end of the first part of this series, and in the next one we will be talking about Multan Sultans, Islamabad United, and of course the defending champions, the Lahore Qalandars. Stay tuned.